तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं जो है मोहम्मद इकबाल। MPSC 4 का टॉपिक इंडियन थॉट में हम मोहम्मद इकबाल को देखेंगे। मोहम्मद इकबाल के बारे में मेंशन्ड है पहले परिचय कि मोहम्मद इकबाल जो थे वो 20वीं सदी के बहुत महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी थे मुसलमानों में। उन्होंने उर्दू और फ़ारसी में भी कविताएं लिखी हैं। राजनीति के वो प्रचारक थे, शायरी, राजनीति, दर्शन, इन सब में वो एक्टिव थे और मेनली वो कवि थे। फिर उनके शुरुआती लाइफ के बारे में बता रखा है कि वो 27 फरवरी 1873 को पंजाब में पैदा हुए थे, सियालकोट में। पूर्वज तो उनके कश्मीरी पंडित थे, ब्राह्मण थे, लेकिन 300 साल पहले उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। तो वो अपने इतिहास को गौरव की तरह देखते थे और शायरी में भी उनका वो इतिहास नज़र आता है। और उनकी शिक्षा का तरीका मतलब पहले तो अपने जो धार्मिक तरीके हैं उन्हीं से पढ़ाई की। बाद में वो मिशन स्कूल में एडमिट हो गए थे सियालकोट में और उसके बाद वो हायर एजुकेशन करी उन्होंने लाहौर में, लंदन कॉलेज से, लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज से। फिर BA पूरी करके MA करा। इतिहास, दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी के प्रोफेसर बने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में। एंड देन उनके बाद वो अपनी PhD के लिए म्यूनिख चले गए जर्मनी में और इस तरीके से वहाँ पर रहते हुए उन्होंने बैरिस्टर की प्रैक्टिस भी की है। तो 1908 में वो वापस लाहौर आ जाते हैं। फिर उनके राष्ट्रवाद पे मेन विचार है जो हमें पढ़ने जहाँ से क्वेश्चन होगा। तो यूरोप जाने से पहले भी मोहम्मद इकबाल देशभक्ति की भावना से भरे हुए थे। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जो गीत है हमारा स्कूल में प्रेयर्स में हम पढ़ते थे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। ये गीत भी उन्हीं के द्वारा रचित है। ये भारत को, अपनी मातृभूमि को वो श्रद्धांजलि देते हैं। देन उनकी एक कविता थी नया शिवाला जिसमें वो उपदेश देते हैं और तुच्छ मानसिकता छोड़ने की बात करते हैं। एज भारतीय हमें एक साथ रहने की ज़रूरत है। तो वो ब्रॉड नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट देश कि हम लोगों को एज भारतीय साथ में रहने की ज़रूरत है, यूनिटी डेवलप करना। लेकिन जब वो यूरोप से वापस लौटते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका नेशनलिज्म से थोड़ा इंटरेस्ट हट चुका है, क्योंकि यूरोप में वो हमेशा एग्रेसिव नेशनलिज्म देखते हैं जिसमें एक देश दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो इन चक्कर में उनका भी नेशनलिज्म थोड़ा चेंज हो जाता है, वो थोड़ा कट्टरवादी रुख अपना लेते हैं। इसके बाद अगर हम उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो एक पैर अगर शायरी में रखते थे, दूसरा पैर वो दर्शन शास्त्र, राजनीति में भी रख रहे थे। एक तरफ जब वो लंदन में थे, जब वो बाहर थे मतलब, तो उसी टाइम पर उनको पता लगा था सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग चल रही थी मुस्लिम लीग द्वारा। और ये वो अपने इंग्लैंड में बैठे हुए 1906 में उनको ये तब भी पता लग रहा था। 1908 में जब वो वापस आते हैं तो मुस्लिम लीग का हिस्सा बन जाते हैं। जो पंजाब की मुस्लिम लीग थी उसमें शामिल हो जाते हैं और मुस्लिम हितों की के लिए आवाज़ उठाते हैं। और वो बताते हैं कि वो मुसलमान जो अंग्रेज़ों का विरोध कर रहा है वो क्यों कर रहा है, मतलब असहमति दिखाते हैं कि मुसलमानों को अंग्रेज़ों का विरोध करने की ज़रूरत नहीं है और इस फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। 1909 में वो मुसलमानों के लिए एक नेशनलिज्म की बात करते हैं, नेशनहुड की बात करते हैं जिसका बेस ही इस्लाम होगा। मुसलमानों के लिए नेशनल भावनाएं जो होंगी वो उनका इस्लाम होगा, ना कि भौतिकतावाद होगा जो और देशों में होता है। तो इस तरीके से वो इस्लाम को नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट में डालते हैं। फिर वो बताते हैं कि इस्लाम में नेशनलिज्म जो है वो पृथक्करण, कल्पना वाला नहीं है, बल्कि ये एकजुटता वाला है। मुसलमानों का सबका साथ में रहना, सामूहिक जीवन जीना इस्लाम के सिद्धांतों का मेन आधार होगा। तो वो बताते हैं कि आप अपने मूल वंश के आधार पे नफ़रत नहीं कर सकते हो। एज मुस्लिम हो तो कोई और जगह का मुस्लिम दूसरे से नफ़रत नहीं कर सकता है। मूल वंश के विचारों के आधार पे अंतर को वो मना करते हैं। इस्लाम जो है वो किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, वो मानवता को अपनाता है और सभी भाई भाई है इस हिसाब से। तो धर्म राजनीतिक राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने से वो मना करते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रवाद जो है उसका आधार किसी भूमि तक नहीं होगा, ज्योग्राफी तक सीमित नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो उसका महत्व घट जाएगा अगर हम उसको एक लिमिटेड एरिया तक कर देते हैं। तो इसलिए वो इस्लाम को नैतिक आदर्श नहीं बनने देना चाहते थे, मतलब कि इस्लाम सिर्फ नैतिक आदर्श बनकर ना रह जाए, इसलिए वो सोशल सिस्टम भी रहे। इसी वजह से वो यूनिटी की बात करते थे इस्लाम की, फिर चाहे कहीं का भी मुस्लिम हो।
1927 में फिर उसके बाद वो पंजाब विधानसभा के लिए चुन लिए जाते हैं और उनकी चर्चाओं बहसों में वो हिस्सा भी लेते हैं। और वहाँ पर वो अपने विचार देते हैं कि शिक्षा कितना ज़रूरी है और मुसलमानों को उनकी अपनी खुद की शैक्षिक संस्थाएं बनानी चाहिए, जिससे उनको उनके इतिहास और संस्कृति की उपलब्धियों के बारे में पता लगे, उनको उनके बारे में जानने का मौका मिले। तो और वो यूनाइटेड नेशनलिज्म, संयुक्त राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। वो यूनाइटेड नेशनलिज्म के बारे में बताते हैं, उसकी बातें करते हैं कि व्यर्थ कार्य नहीं है, हम सबको एक राष्ट्रीय हित से बनना चाहिए तो ही बात बनेगी। तो वो इस्लाम के बेस्ड पे राष्ट्रवाद की तो बातें कर रहे हैं, लेकिन वो यूनाइटेड नेशनलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ये सब एक साथ यूनाइटेड नेशनलिज्म कैसे बना सकते हैं? अगर ऐसा होगा तो हर कम्युनिटी जो होगी वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करेगी, ना कि सबके एक साथ नेशनल इंटरेस्ट की। इसी वजह से वो यूनाइटेड नेशनलिज्म के खिलाफ थे और इस्लाम बेस्ड नेशनलिज्म की बात करेंगे। फिर वो पंजाब विधानसभा के सदस्य तो थे ही, इस वजह से उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया। और 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता में उन्हें बुलाया गया था इलाहाबाद के अंदर, और फिर उन्होंने एक वहाँ पे भाषण दिया जिसमें उन्होंने एक विकल्प के तौर पे दिखाया, मतलब उनका भाषण एक विकल्प दे के गया, अभी तक जो किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जो है एक साथ आ रहे हैं, संविधान बना रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली अपना रहे हैं, लागू कर रहे हैं, जबकि इतनी डाइवर्सिटी है, तो इससे गृह युद्ध ही होगा। इसीलिए वो कहते थे कि एक एकीकृत उत्तर पश्चिम के मुस्लिम राज्यों को एकीकृत बनाया जाए और कम से कम उत्तर पश्चिम भारत के मुस्लिमों को अंतिम भाग्य के रूप में इसको डिसाइड करने का मौका मिले। इन शॉर्ट वो एक यूनिफाइड मुस्लिम राज्य के बनाने की मांग कर रहे थे। इससे पहले ये नहीं कहा गया था। इससे पहले 1909 का जो उनका भाषण था उसमें ये कहीं देखने को नहीं मिला था। 1909 में तो वो इस्लाम और उसके सिद्धांतों को कहते थे कि ये किसी भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं रह सकता है, किसी ज्योग्राफी तक मुस्लिम सीमित नहीं रह सकते हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड मुसलमानों की वो बातें कर रहे थे, लेकिन इस बार उनका विचार कुछ अलग था, जिसमें वो एक लिमिटेड एरिया तक सीमित करने की बातें कर रहे थे, क्योंकि वो एकीकृत मुस्लिम राज्य उत्तर पश्चिम का बनाने की बात कर रहे थे। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं 1938 में उन्होंने राष्ट्रीय एकता नहीं बल्कि मानव बंधुता की बात की थी। नेशनल एक देश की एकता के बदले वो ह्यूमन बंधुता, ब्रदरहुड की बातें कर रहे थे और अपने राष्ट्रवाद को किसी मूल वंश, रंग, भाषा, इनके आधार पे, राष्ट्रीयता के आधार पे लिमिट करने की बातें नहीं कर रहे थे। और वो बताते हैं कि मानवता के इन विचारों को लागू करने के लिए हमें इन लक्ष्यों को पाने के लिए हमें अपने गैप को ख़त्म करना होगा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड लाना होगा। इस्लाम ही इस तरह का आधार होगा ब्रदरहुड लाने का। इस्लाम ही विश्व बंधुता के विचारों को पेश करेगा और इन अंतरों को हटाएगा। तो जो पहले के उनके विचार थे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित ना रखने वाले मुसलमानों को, अब वो अलग देखने को मिल रहे थे। तो उनके विचारों में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन बताया गया और फिर 21 अप्रैल 1938 को उनका देहांत हो गया। तो इस तरह आई होप आपको समझ आया होगा उनका ब्रदरहुड या नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या था। शुरू में तो वो कैसी बातें कर रहे थे कि लिमिटेड नहीं होना चाहिए, इस्लाम बेस्ड होना चाहिए, सबकी एकता होनी चाहिए। बाद में वो सिर्फ मुस्लिम एकता के लिए भारत के एक क्षेत्र की बात करते हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। मस्ट फॉलो फॉर UGC नेट, UPSC एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।